हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है बफर्स और बफर सॉल्यूशन। तो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि इस वाले टॉपिक से हमारे कम से कम 10 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये काफ़ी ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हम अपनी यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ रहे थे और उसका हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इसका हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, जिसमें हमने थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड एंड बेस है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पूरा टोटल कवर कर लिया है इस वाले टॉपिक को पार्ट 1 में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बेसिकली बफर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बफर्स को हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट करके आप लोग को पढ़ाएंगे, मतलब कि दो पार्ट्स में कवर करेंगे इसको। पहले पार्ट में हम आज की वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन, बफर कैपेसिटी, बफर इक्वेशन जो कि हमारी रहेगी हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन। अब एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि बफर इक्वेशन हमारी कम से कम 10 मार्क्स में एग्जाम से पूछ ली जाती है और काफ़ी बार आई भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। फिर आ जाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बफर सोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन ये हमारे कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। एंड बफर्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। बाकी जो बचे हुए पेंडिंग टॉपिक्स हैं जो कि हमारे हैं बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बफर्स, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन वाला भी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा कम से कम 10 मार्क्स में पूछा जाता है और ये हमारा फार्मास्यूटिक्स में भी आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखा है फार्मास्यूटिक्स की वीडियोस तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइसोटोनिक वाला एंड इसकी जो इक्वेशन है ये काफ़ी बार पूछी गई है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मानी जाती हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम इंट्रोडक्शन से लेके यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सिस्टम तक पूरा कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना देर करे हम इस टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोगों को जो नोट्स वगैरह आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, फ्रीली आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर करे बात करते हैं अपने टॉपिक बफर्स या फिर बफर सोल्यूशन के बारे में। एंड आप लोग को एक चीज़ बता दूं, आप लोग प्लीज़ कॉपी पेन अपने पास रखिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रफ नोट्स आप लोगों को मतलब मैं बनाती रहती हूँ आप लोग को समझाने के लिए। तो आप लोग मतलब जैसे कि कभी कभी होता है ना कि रफ नोट्स वगैरह हम नोट्स में नहीं उसको प्रोवाइड करते हैं, आप लोग को ऐसे समझाने के लिए लिखते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कॉपी पेन ज़रूर रखिएगा। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे बफर्स के बारे में, ठीक है, या फिर बफर सोल्यूशन के बारे में, तो मान लीजिए हमारा कोई भी सोल्यूशन है, मान लीजिए हमारी सिरप ही क्यों ना हो, तो ये हमारी किसी भी सोल्यूशन के पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं, मतलब कि उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, या फिर ये कोई भी सोल्यूशन है उसके पीएच को चेंज होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, दीज सोल्यूशन दैट आर एबल टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच वैल्यू। ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं, किसी भी सोल्यूशन की जो मतलब पीएच वैल्यू होती है उसको रेजिस्ट करते हैं, मतलब से चेंज होने से रोकते हैं। अब बफर्स का काम कैसे होता है, मान लीजिए जैसे हमारी कोई भी सिरप है, ठीक है, तो सिरप में अगर हमारा उसका पीएच कितना है, 5 है या फिर 6 है, ठीक है, अब उसकी अगर हम पीएच, आप लोग को पीएच स्केल तो पता ही होगी ना, अगर 7 से नीचे होता है 1 2 3 4 तो वो हमारा एसिडिक कहलाता है, 7 से ऊपर जो होता है वो हमारा बेसिक कहलाता है। तो मान लीजिए अगर हमारी सिरप की पीएच 5 है, अगर ये हमारा कम हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, या चेंज हो जाए, मतलब 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो वो हमारा एसिडिक में चला जाएगा। अब मान लीजिए आप इस सिरप को पिएंगे तो ये आपके पेट में क्या कॉज करेगी, एसिड मतलब क्या, एसिडिटी वाली प्रॉब्लम कॉज करेगी। एसिडिटी क्या मतलब कि जलन वगैरह आप लोग को हो सकती है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट भी आप लोग को दे सकती है। और मान लीजिए अगर 5 या फिर 6 से अगर बढ़ भी जाता है, बेसिक की तरफ चला जाता है, तो तब भी अपना इफेक्ट अगर चेंज, मतलब क्या पता है जो इसको इफेक्ट देना चाहिए ये हमारी बॉडी में वो इफेक्ट ही नहीं शो करेगा, तो फिर उसका पीएच चेंज हमारी नहीं होनी चाहिए, मतलब जितना पीएच दिया गया है उतना ही मेंटेन रहना चाहिए। अगर कम होता है तब भी दिक्कत कॉज करेगा और अगर ज़्यादा होता है तब भी प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रिपरेशन हो, चाहे वो सिरप हो, चाहे कोई भी सोल्यूशन हो, उसका पीएच मेंटेन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि उसका एक ही पीएच होना चाहिए, क्योंकि जो पीएच होता है ये किसी भी सोल्यूशन को एक ऑप्टिमल इफेक्ट देता है। तो बेसिकली मान लीजिए अगर किसी भी सोल्यूशन का पीएच अगर 4 या फिर 5 या फिर 6 रखा गया है तो किसी रीज़न से रखा गया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस सिरप का इस सोल्यूशन का यहाँ पे पीएच 5 है, ठीक है, तो ये किसी रीज़न से रखा गया होगा ना कि इसका अगर कम होगा या फिर ज़्यादा होगा पीएच तो हमको नुकसान यहाँ पे पहुँचा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, बफर्स का यूज़ करते हैं। तो जब बफर्स किसी भी सोल्यूशन में या फिर इस सिरप में मान लीजिए हमने बफर्स का यूज़ किया, तो बफर्स ने क्या किया, इस पीएच को मेंटेन करने का काम किया, मतलब कि एकदम रेजिस्ट कर
दिया, ना ही तो हमारा पीएच कम होगा ना ही तो हमारा ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे हम बफर्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो हमारा मेंटेन रहे। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मान लीजिए हमने कोई प्रिपरेशन की है तो उसका पीएच हमने 5 या फिर 6, मतलब कि एक मेंटेनेंस में हमने उसका पीएच अपने आप से रखा था, ठीक है। मान लीजिए हमने इस सिरप को बनाया तो इसका पीएच हमने 5 रखा, तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मतलब बाद में चेंज कैसे हो रहा है। अब जैसे कि आप लोग जैसे कोई भी आप लोगों को खांसी जुकाम होता है तो आप लोग सिरप लेके आते हो, ठीक है। अब आपने एक बार पिया, फिर ढक्कन ऐसे ही थोड़ा सा लूजली बंद करके उसको रख दिया, ठीक है। अब क्या होता है ना कि बाहर के इन्वायरमेंट में, अब जैसे आप लोगों ने 2 से 3 बार एक दिन में दवाई पी, ऐसी सिरप पिया, तो उसको ऐसे ही मतलब नॉर्मली रख दिया। घर पे बहुत लोग ऐसे करते हैं ना कि नॉर्मली ऐसे ही ढक्कन खुला छोड़ के रख देते हैं या फिर बहुत टाइट नहीं बंद करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। अब आप लोगों को पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। मान लीजिए जैसे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, वाटर प्रेजेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस वाले सिरप में क्या करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे ये जो ढक्कन है ये क्या है, थोड़ा सा लूज बंद है। तो जब गैसेस, काफ़ी टाइप की गैसेस हमारे सिरप में एंटर कर जाती हैं तो वो हमारे क्या फॉर्म करती हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब मिला दिया जाए तो एक ये टाइप का एसिड फॉर्म कर देता है H2CO3। तो H2CO3 हमारा एक टाइप का एसिड होता है। तो जब ये दोनों गैसेस हमारी इस वाले सिरप में एंटर कर जाती हैं तो H2CO3 को यहाँ पे क्या करती हैं, एसिड यहाँ पे हमारा मतलब कि रिएक्ट करता है हमारे सिरप के साथ। अब जैसे ही हमारे सिरप के साथ ये वाला एसिड हमारा रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये क्या कर देगा, हमारी सिरप के पीएच को यहाँ पे डाउन कर देगा, क्योंकि हमारा ये एसिड है तो एसिड का पीएच हमारा कम ही होता है, 1 2 3 4 ऐसे होता है ना। तो जैसे ही हमारा ये इस सिरप का जो पीएच होगा वो कम हो जाएगा, तो ये जैसे ही हम दोबारा पियेंगे सिरप को तो ये हमारी बॉडी में इरिटेशन वगैरह कॉज करने लगेगा, ठीक है, या फिर आप लोग के पेट में जलन होने लगे, फिर कोई भी इरिटेशन कॉज होने लगेगी। तो जो इस टाइम पे हमारे बफर्स का काम आता है, अब ये जो हमारा बफर होता है इस सिरप में प्रेजेंट होता है मान लीजिए, ठीक है। तो जो बफर्स होता है ये हमारे क्या करता है, उस इन्वायरमेंट के साथ, मतलब जो इन्वायरमेंट में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है वो बफर्स हमारे उस गैसेस के साथ रिएक्शन खुद ही कर लेता है। यानी कि ये बफर्स क्या करेगा, जो बाहर से इन्वायरमेंट से जो एसिड आ रहा है हमारे सिरप में उसके साथ खुद रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, और इस एसिड को रेजिस्ट, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, एसिड को यहाँ पे रोकेगा और हमारे जो इस सिरप का जो पीएच है उसको मेंटेन करेगा या फिर रेजिस्ट करेगा। मतलब कि ये बफर्स खुद इसी के साथ यहाँ पे रिएक्ट करता है और हमारे सिरप को बचाता है, मीन्स इसके पीएच को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है या फिर रेजिस्ट कर देता है। तो बफर्स का मेनली यही काम होता है कि ये हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी मतलब एसिड हो या फिर कोई भी बेसेस हो, अगर हमारे सिरप में आ जाते हैं तो ये क्या करता है, हमारी सिरप के पीएच को यहाँ पे मेंटेन करने का काम करता है और खुद ही उन एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्शन करता है, जिससे कि हमारा जो सिरप है वो ख़राब ना हो और हमको लंबे टाइम तक इसका इफेक्ट हमारी बॉडी में दिखे। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि हमारे वो सॉल्यूशंस होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, किसी भी बफर सॉल्यूशन को यहाँ पे क्या करते हैं, उसके पीएच को यहाँ पे मतलब रेजिस्ट कर देते हैं और चेंज होने से रोकते हैं बेसिकली। अब बेसिकली जो हमारे बफर सॉल्यूशंस होते हैं ये हमारे किस मिक्सचर को कंटेन करते हैं, ये हमारे वीक एसिड एंड उसके सॉल्ट को, एंड वीक बेस एंड उसके सॉल्ट को यहाँ पे क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। मतलब हमारे बफर सॉल्यूशन, किसी भी बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड और उसका जो सॉल्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, जो वीक बेस होता है उसका भी सॉल्ट हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं जब वो हमारे एसिड और एल्कली, मतलब कि एज स्मॉल अमाउंट में जब उस वाले सॉल्यूशन में एसिड और एल्कली हमारा ऐड होता है, ठीक है, तो वो हमारे क्या करते हैं, बेसिकली पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द पीएच टेक्स प्लेस, मतलब कि कोई भी सोल्यूशन उसमें एसिड और एल्कली दोनों अगर मिक्स हैं, ठीक है, तो वो हमारी बेसिकली किसका काम कर रहे हैं, बफर्स का काम करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, पीएच को रेजिस्ट कर देते हैं। वहाँ पे पीएच को कोई भी नुकसान नहीं होता है और वो हमारा चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को यहाँ पे हम थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक से समझते हैं, मतलब कि जो बफर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि हमारे जो बफर्स है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब पहले यहाँ पे आ जाता है, इट हैज़ रिजर्व एसिडिटी और एल्कनिटी थर्स अ डिफाइंड पीएच। अब देखो जैसे यहाँ पे हमारा जो बफर है, ठीक है, अब ये बफर इस वाली गैस को यहाँ पे रोक कैसे रहा है, क्योंकि हमारे बफर्स के पास कुछ अमाउंट में क्या होती हैं, एसिडिटी और एल्कनिटी रिजर्व्ड होती हैं। मतलब कि बफर्स के पास पहले से ही कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये जो बाहर से जो एसिड वगैरह आ रहा है फिर बेसेस आ रहा है उनके साथ रिएक्शन करके किसी भी सिरप या फिर किसी भी बफर सोल्यूशन को यहाँ पे उसके पीएच को मेंटेन करता है, मतलब पीएच को रेजिस्ट करता है।
अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, इट डज नॉट चेंज पीएच इवन इफ स्टोर्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अब जैसे बफर्स का खुद का भी तो थोड़ा बहुत अपना पीएच होता होगा ना, तो ये अपने पीएच को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं, चाहे ये काफ़ी लंबे समय तक इनको स्टोर करके भी हम रख सकते हैं, ठीक है। एंड देयर इज़ नो अल्टरेशन इन इट्स पीएच ऑन डाइल्यूशन। अब मान लीजिए हमारा जो बफर है, ठीक है, अगर इसमें हम तो इसको हम डाइल्यूट कर देते हैं, थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, तब भी ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे पीएच को चेंज नहीं करते हैं। यानी कि अगर हम बफर को यहाँ पे अपने सिरप में मिला भी देते हैं, ठीक है, तो भी ये इसके बफर्स की जो पीएच होता है ये अपना पीएच को चेंज नहीं भी करता है, और जो सिरप की जो पीएच होता है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। ये हमारी किसी मतलब ये हमारे बफर्स की जो होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खासियत होती है, मतलब उनमें ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पहले से रिजर्व्ड होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये तो इसके हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं बफर्स के। तो आई होप आप लोगों को बफर्स की डेफिनेशन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बफर्स के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे दो टाइप्स आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा होता है, एक होता है एसिडिक बफर सोल्यूशन और एक होता है हमारा यहाँ पे बेसिक बफर्स, ठीक है। तो चलिए इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं, तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से थोड़ा आप लोगों को समझा दें। अब मान लीजिए जो बफर्स है ये हमारे किसी भी प्रिपरेशन में जब ऐड किए जाते हैं, ठीक है। अब वो जो हमारी प्रिपरेशन है, मान लीजिए हमारा कोई भी मतलब बफर प्रिपरेशन है, बफर सोल्यूशन है, तो वो हमारा एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। अब वो हमारा कैसे होता है, अब वो हम कैसे जाने, तो मान लीजिए हमारा 7 कितना होता है, न्यूट्रल होता है। अगर पीएच स्केल में देखें तो 7 न्यूट्रल होता है। 7 के पहले वाले जितने भी नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, ये हमारे होते हैं एसिडिक, ठीक है। और जो हमारे 7 के बाद आते हैं 14 तक, वो हमारे होते हैं बेसिक। अब मान लीजिए यहाँ पे जो हमारे सिरप का जो पीएच था वो हमारा कितना था, 5 था, और 5 आप लोग को पता ही है कि 7 से नीचे है, इट मीन्स ये हमारा जो सिरप है ये हमारा एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है। तो जो हमारा सोल्यूशन जो एसिडिक होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी एसिडिक सोल्यूशन है, अगर उसमें जो बफर ऐड किया जा रहा है तो वो हमारा कहलाएगा यहाँ पे एसिडिक बफर। और कोई भी सोल्यूशन, अगर किसी भी सोल्यूशन का पीएच हमारे 7 से ऊपर है तो वो हमारा कहलाएगा, उसमें हम अपने बफर को ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बेसिक बफर कहलाएगा। अब एग्जाम्पल मान लो हमारा कोई भी मतलब कि सोल्यूशन है, ठीक है, तो उसका पीएच हमारा कितना है, पीएच हमारा 8 है या फिर 9 है या फिर 10 है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बेसिक सोल्यूशन कहलाता है, बेसिक सोल्यूशन कहलाता है। तो ये वाला जो बफर है अगर हम इस वाले सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, बेसिक बफर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेसिक बफर्स। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा एसिडिक एंड बेसिक वाला। तो बहुत ही सिंपल था, जो हमारे बफर एसिडिक सोल्यूशन में मिलाए जा रहे हैं वो हमारे एसिडिक बफर, और जो हमारे सोल्यूशन बेसिक बफर में मिलाए जा रहे हैं वो हमारे बेसिक सोल्यूशन में मिलाए जा रहे हैं वो हमारे कौन से होते हैं, बेसिक बफर्स होते हैं। अभी हम बनाए कैसे जाते हैं, चलिए उसको भी जान लेते हैं। इसकी प्रिपरेशन और इसका एक्शन क्या होता है इन बफर्स का, वो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि बेसिकली किसी भी सोल्यूशन में काम कैसे कर रहे हैं। तो जो हमारे एसिडिक बफर सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, तो इनके ये हमारे दो मिक्सचर से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन ये 2 मिक्सचर से बनाया जाता है। एक इसमें हमारा होता है वीक एसिड होता है, जो कि हमारा इसका एग्जांपल आ जाता है एसिडिक एसिड, और इसका एक सॉल्ट होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। इस सॉल्ट को हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जो कि हमारा होता है सोडियम एसीटेट। हम मान लीजिए यहाँ हम थोड़ा सा समझते हैं तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमारे एसिडिक सोल्यूशन में एक हमारा होता है वीक एसिड, जो कि हमारा होता है एसिडिक एसिड, ठीक है। वीक एसिड होता है जो कि हमारा क्या कहलाएगा, एसिडिक एसिड कहलाता है, और जो इसका सॉल्ट होता है वो हमारा यहाँ पे आ जाता है सोडियम एसीटेट सॉल्ट। अब मान लीजिए ये हमारा एसिडिक एसिड है, अब इसी का हमको सॉल्ट लेना है। अब इसका सॉल्ट कैसे हम बनाएंगे, मान लीजिए ये जो हमारा सॉल्ट है इसके लिए हम ले लेंगे NaCl। NaCl हमारा सॉल्ट ही तो होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, NaCl की रिएक्शन जो हमारा एक सॉल्ट है एसिटिक एसिड के साथ, इसको हम रिएक्ट करा देंगे। अब मान लीजिए रिएक्शन कैसे कराएंगे, ये हमारा CH3COOH ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा सॉल्ट। जब इनको हम यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं तो आप लोग को पता है कि NaCl हमारा किस में टूटता है, NaCl हमारा इसमें टूटता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटता है। और जो हमारा एसिटिक एसिड है ये हमारा किस में टूटता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में टूटता है। अब मान लीजिए ये हमारा ये नेगेटिव है CH3COOH, ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है, थोड़ा सा ऐसे हो गया, इसके साथ,
किसके साथ, Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव है ना, ये CH3COO नेगेटिव, ये हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। और जो हमारा ये Cl है और ये H पॉजिटिव है, HCl जो होगा वो हमारा यहाँ पे बाहर निकल जाता है। अब इसके जो रिएक्शन होती है वो कैसे बन के आती है, तो जो रिएक्शन कंप्लीट होती है तो ऐसे होता है। ठीक है, तो CH3, ठीक है, और यहाँ पे COO और जो Na होता है ये यहाँ पे आ जाता है और ये हमारा जो HCl होता है यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे CH3COON जो है यही हमारा क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है। अब ये हमारा बना किससे है, एसिटिक एसिड से बना है, तो ये किसका सॉल्ट हुआ, ये हमारा एसिटिक एसिड का सॉल्ट होता है। ठीक है, और इसका नाम हो जाता है हमारा सोडियम एसीटेट सॉल्ट। तो यहाँ पे हमने कैसे बनाया, यहाँ पे एसिडिक बफर सोल्यूशन, यहाँ पे हमने क्या किया है, वीक एसिड लिया जो कि हमारा एसिटिक एसिड है, और इसका सॉल्ट लिया हमने, यहाँ कौन सा है हमारा इसका सॉल्ट, सोडियम एसीटेट। तो इन दोनों के मिक्सचर से ये हमारा फॉर्म होता है। और सॉल्ट इसका कैसे बना, आप लोगों को यहाँ पे रिएक्शन से समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा एक तरीके से हमारा एसिटिक एसिड का यहाँ पे वीक सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे बेसिक बफर्स भी बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वीक बेस लेते हैं और इसका सॉल्ट लेते हैं। मतलब कि बेसिक बफर के लिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक वीक बेस चाहिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वीक जो हमारा वीक बेस होगा वो हमारा क्या होगा, NH4OH। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, NaCl के साथ करा लेंगे। उसके बाद हमारा जो बन जाएगा NH4Cl, ये हमारा क्या कहलाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ये भी हमारा क्या एक तरीके का हमारा वीक सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा वीक बेसिक सॉल्ट यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे एसिडिक बफर सोल्यूशन में हमारा कौन सा एग्जांपल था, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट का था। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर से हमारा एसिडिक बफर सोल्यूशन बना हुआ है। और जो हमारा बेसिक बफर है ये हमारा किसके मिक्सचर से बना हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों के मिक्सचर से हमारा बेसिक बफर्स बना हुआ है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसकी प्रिपरेशन के बारे में। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे बफर्स काम कैसे करते हैं। तो अब ये काम कैसे कर रहा है, मान लीजिए ये हमारा कोई सिरप था। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या था, इसका pH हमारा कितना है, 5 है, तो 5 हमारा कितना हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो इसमें मान लीजिए हमने एसिडिक बफर मिला दिया अपने इस वाले सोल्यूशन में। अब मान लीजिए हमने इसको यूज़ किया, इस सिरप को हमने पिया। ठीक है, उसके बाद इसका थोड़ा सा ढक्कन खुला रह गया और इन्वायरमेंट से कोई भी यहाँ पे एसिड आके एंटर कर गया हमारी सिरप में। अब मान लो कोई भी एसिड हो सकता है, मान लीजिए HCl ले लीजिए। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए। ये जो HCl है इसके अंदर एंटर कर गया है, कोई भी एसिड है इस सिरप के अंदर एंटर कर गया। अब ये हमारा रुक कैसे रहा है उस फंडे को समझते हैं। अब आप लोगों को पता है कि एसिडिक एसिड में, एसिडिक बफर सोल्यूशन में यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्या था, CH3COOH एंड यहाँ पे इसका सॉल्ट क्या था, CH3COON, सोडियम एसीटेट। अब ये बेसिकली हमारे ब्रेकडाउन कैसे होते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। ये जो हमारा एसिटिक एसिड होता है ये हमारे किस में टूटता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में टूटता है। और जो हमारे यहाँ पे सोडियम एसीटेट सॉल्ट होता है CH3COONA, ठीक है, ये हमारे किस में टूटता है, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, इन आइंस में ये टूट जाता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा एसिडिक एसिड है और जो हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्ट है, ये दोनों ही एक जैसे ही टूट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इन दोनों में हो जाता है यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट। और इधर हमारा यहाँ पे H पॉजिटिव बाहर निकल गया, इधर यहाँ पे क्या निकल गया, Na पॉजिटिव। अब मान लो यहाँ पे जो HCl है वो किस में ब्रेक डाउन होता है, वो ब्रेक डाउन होता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटता है। अब आप लोग को पता होगा, थ्योरीज में भी हमने पढ़ाया हुआ है कि जो H पॉजिटिव होता है ये बेसिकली प्रोटॉन को डिनोट करता है, इट मीन्स ये हमारा एसिड कहलाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मेन फंडा आप लोग को यहाँ पे समझने के लिए आता है कि मान लीजिए ये जो हमारा HCl है ये जब इस वाले मतलब ये एसिड इस वाले सिरप के अंदर एंटर करे, उसको खराब करे, उससे पहले ये जो बफर होता है, बफर के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे CH3CO नेगेटिव प्रेजेंट है। तो ये हमारा CH3 यहाँ पे क्या करता है, इस वाले HCl के साथ यहाँ पे क्या करता है, रिएक्शन करता है। सॉरी, इस वाले H पॉजिटिव, ये जो H पॉजिटिव है ये हमारा किसके साथ रिएक्ट करता है, इसके साथ यहाँ पे रिएक्ट करता है C3CO नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो अब आप लोग को देखना है कि मान लीजिए जब ये H प्लस आयन ये जो होगा, ये जब CH3 इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो आप लोग को यह पता होगा कि ये फिर से क्या हमारा फॉर्म कर लेता है, एसिटिक एसिड को फॉर्म कर लेता है। तो एसिटिक एसिड को फॉर्म करेगा, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा सोडियम एसीटेट सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। तो आप लोग को पता है ये हमारे किसके लिए है, एसिडिक बफर्स के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फिर से क्या हो जाता है, इस वाले सिरप में हमारा बफर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारा बफर होता
है वो किसी भी सोल्यूशन के पीएच को यहाँ पे जो एसिडिक मतलब एसिडिक सोल्यूशन है उसके पीएच को रेजिस्ट कर देता है। यही पूरी साइकिल चलती रहती है और बफर्स का फॉर्मेशन होता रहता है। इसीलिए इसकी जो प्रॉपर्टी होती है बफर की, इसके अंदर एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी ये हमारी रिजर्व होती है पहले से, मतलब इतनी ज़्यादा इसमें पावर होती है कि अगर कोई भी इन्वायरमेंट से बाहर से कोई भी फॉरेन मटेरियल या फिर फॉरेन एसिड वगैरह आ रहा है या फिर कोई भी गैस आ रही है उसको अपने अंदर समा लेता है कि वो हमारे किसी भी सोल्यूशन को खराब करने के लिए कैपेबल ना रहे। तो इस तरीके से बेसिकली हमारे ये एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर्स काम कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इसके टाइप्स, इसकी डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है बफर्स कैपेसिटी। ये भी हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, चलिए इसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अब बफर कैपेसिटी से आप लोग ये समझिए, मान लीजिए बफर की खुद की भी तो एक कैपेसिटी होगी ना। मान लीजिए वो हमारे इसमें ये क्या कर रहा था, ये हमारा कोई भी एसिडिक सोल्यूशन था, ठीक है, इसने इसमें हमारा एसिडिक बफर ऐड हुआ, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये हमारे सिरप की पीएच को यहाँ पे मेंटेन करने का काम कर रहा था। मतलब कि बाहर से कोई भी HCl एसिड आ रहा था वो हमारे सोल्यूशन में जा रहा था और बफर उसको क्या कर रहा था, उसके साथ खुद रिएक्ट करके इस सिरप को बचा रहा था, ठीक है। अब मेन बात आती है, मान लीजिए अब यहाँ जैसे एक बार HCl हमारा 1 ml गया, ठीक है, 1 ml हमारे इस वाले सिरप में गया, तब फिर से बफर ने हमारे सोल्यूशन के पीएच को चेंज होने से बचा लिया। फिर 2 ml गया, फिर 3 ml गया। अब मान लीजिए 3 ml तक इसने क्या किया, बफर ने यहाँ पे इस वाले सोल्यूशन के पीएच को मतलब कि चेंज होने से बचा लिया, फिर से बचा लिया, ठीक है। अब मान लीजिए चौथी ml यहाँ पे हमारी HCl यहाँ पे इस सिरप में ऐड हो जाता है। अब उस टाइम पे क्या होता है, बफर्स की कैपेसिटी में डाउन आने लगता है। फिर उस बार क्या होता है ना कि क्योंकि एक कोई भी बंदा हो उसकी एक लिमिट होती है ना, अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाए तब फिर मतलब काम जो होता है वो थोड़ा सा बिगड़ने लगता है। अब जो बफर है उसकी कैपेसिटी 3 तक थी, ठीक है, 3 ml तक थी। अब जो चौथा ml HCl का जब इस वाले सोल्यूशन में गया तो इस वाले सोल्यूशन का जो पीएच था वो चेंज हो गया। वो 5 से कितना हो गया, मान लीजिए 6 हो गया या फिर 7 हो गया। यानी कि कोई भी अगर सब्सटेंस है फिर कोई भी सोल्यूशन है, मान लीजिए बफर ही है, तो वो कितने ml तक उस एसिड को यहाँ पे इस सोल्यूशन के पीएच को मतलब रेजिस्ट कर सकता है, पीएच को बचा सकता है, उसकी भी एक लिमिट होगी ना। अब ये थोड़ी है कि वो मतलब कि चाहे जितने भी ml आ जाए HCl वो बचा लेगा, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पे क्या होता है ना, उसके पीएच में चेंज आ ही जाता है। तो वही यहाँ पे हमारी बफर कैपेसिटी कहलाती है। मतलब कि बफर कैपेसिटी है कि बफर के अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो कितने ml तक मतलब उस सोल्यूशन को बचा सकता है। यानी कि वो कितने ml तक जो एसिड है जो बाहर से आ रहा है एनवायरमेंट से, उससे वो लड़ सकता है और उस सोल्यूशन के पीएच को बचा सकता है। उसी कैपेसिटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो वही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसने कम से कम यहाँ पे 3 ml तक अपने उस पीएच को मतलब मेंटेन रखा, इस सिरप के पीएच को, और HCl के साथ रिएक्ट करता गया। लेकिन जैसे ही चौथी ml एंटर हुई HCl की इस वाले सोल्यूशन में, वैसे ही यहाँ पे पीएच चेंज हो गया। तो इस तरीके से इसकी हो जाती है बफर की कैपेसिटी। इसका एक हमारा फॉर्मूला आ जाता है B इक्वल टू डेल्टा B अपॉन डेल्टा PH। तो यहाँ पे जो B होता है ये हमारा कहलाता है बफर कैपेसिटी, जिसको हमको चेक करना है। डेल्टा B होता है अमाउंट ऑफ एसिड और बेस जो मतलब बाहर से जो आ रहा है, और यहाँ पे आ जाता है डेल्टा PH जो यहाँ पे pH में चेंजेस आ रहे हैं। तो बफर कैपेसिटी के वैसे मतलब क्वेश्चन आते नहीं न्यूमेरिकल वगैरह, अगर मतलब मान लीजिए अगर आ भी जाता है तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला पे पुट करके वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बफर कैपेसिटी के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसकी डेफिनेशन वगैरह ये रही, ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला रहा, और बाकी ये लगभग 2 मार्क्स में ही आएगा। तो ये आप लोग इसको बाकी चेक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह लिख देंगे तो आप लोग को पूरे के पूरे 2 मार्क्स गेन हो जाएंगे। अब हमारा मेन टॉपिक आता है एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो कि हमारा है बफर इक्वेशन। अब बफर इक्वेशन क्या है, अब मान लीजिए कोई भी सोल्यूशन है, इसका कुछ ना कुछ मान लीजिए आप लोग को देखने को मिला कि इसका pH 5 था, ठीक है। कोई भी सोल्यूशन है उसका pH होता है। अब यहाँ पे बफर्स का भी तो यहाँ पे pH होता होगा। तो बेसिकली ये जो बफर इक्वेशन होता है ये बफर के pH को मतलब कि कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। मीन्स बफर की pH को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई गई है, जिसको हम कहते हैं बफर इक्वेशन, या फिर इसको हम अदर नेम से भी जानते हैं। आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा हेंडरसन-हाजल-बैच इक्वेशन।
और आप लोग को ये नाम बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंडरसन हेज़ेलबैच इक्वेशन, ये हमारे कई बार 10 मार्क्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आप लोग को मैं बेसिकली एकदम देशी भाषा में समझा दूंगी, आप लोग को अच्छे से लर्न भी हो जाएगा और आप लोग 2-3 बार लिखेंगे तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली क्वेश्चन बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं करनी है, क्योंकि यही हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये बफर इक्वेशन ही क्या करती है, किसी भी बफर के पीएच को यहाँ पे कैलकुलेट करती है, और या फिर बफर में कोई चेंजेस तो नहीं आई है उसके भी पीएच को यहाँ पे कैलकुलेट करती है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमारे बफर इक्वेशन ये हमारी दो के लिए होती है, एक होती है हमारी एसिडिक के लिए और एक होती है हमारी बेसिक के लिए। मेनली ये तो हमारी मतलब जो बफर इक्वेशन है मेनली एसिडिक बफर्स के लिए ही आती है, तो ये आप लोग अगर लेके आ जाते हैं तो ये मोर देन इनफ होता है। बेसिक के लिए बहुत ही कम पूछा जाता है, बस इसके लिए मैं छोटा सा आप लोग को बता दूंगी, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एसिडिक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही मेनली पूछा भी जाता है। तो अब आप लोग को एक बात बता दूं कि ये जो हमारी मतलब बफर इक्वेशन है ये हमारी इस टाइप से मतलब डेरिवेशन टाइप से आती है। तो जिस हिसाब से इसमें लिखा हुआ है आप लोग को नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दूंगी, ठीक है, उस हिसाब से बिल्कुल आप लोग को एकदम सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि एक इक्वेशन यहाँ एक इक्वेशन वहाँ। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप आप लोग को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इस टाइप से मतलब ज़्यादा बड़ी क्वेश्चन नहीं है, जिस टाइप से है आप लोग को समझा दूंगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से आप लोग को लिखना है, मतलब इधर उधर नहीं करना है, इसी टाइप से लिखना है। कि तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आता है एंडरसन हेज़ेलबैच इक्वेशन के बारे में, तो इस तरीके से आप नाम डालिए, इस तरीके से पूरा आप इसका जितना भी मटेरियल है ये लिखिए। उसके बाद फॉर एसिडिक बफर के बारे में लिखिए। ठीक है, अब इसका जितना भी मटेरियल है, ये जितने भी स्टेप वाइज ये डेरिवेशन दिया गया है, इस टाइप से आप लोग को इसका लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा रीअरेंज वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोग को लिखनी है, फिर लास्ट में इसका जो निकल के आएगा फॉर्मूला ये आप लोग को लिखना है। ठीक है, अब तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फॉर एसिडिक बफर। अब सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, एसिडिक बफर के बारे में। तो एसिडिक बफर में यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट से। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं वीक एसिड के तौर पे हम ले लेते हैं HA। अब HA को हम समझना चाहें, HA के लिए क्या होता है समझते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए एसिडिक बफर में हमारा क्या था, एसिडिक के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो एसिडिक बफर में हमारा क्या था, एसिडिक एसिड था। ठीक है, अब एसिडिक एसिड हमारा किस में टूट रहा था, Cl3COO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में। ठीक है, अभी जो H पॉजिटिव है ये H पॉजिटिव ये हमारा H हो जाएगा और A ये वाली इक्वेशन मतलब सॉरी कि ये नहीं, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारी A। ठीक है, तो मतलब इतना बड़ा लिखेंगे तो मतलब समझ में नहीं आएगा बच्चों को, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पे HA, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में वीक एसिड मान लेते हैं। तो एसिडिक एसिड हमारा किसका बना होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है, वीक एसिड होता था एक उसमें। ठीक है, और एक हमारे जो कि हमारा एसिटिक एसिड है और इसका एक हमारा सॉल्ट होता था। ठीक है, तो वीक एसिड के तौर पे हमने ले लिया यहाँ पे HA और यहाँ पे वीक सॉल्ट के ले लिए यहाँ पे हमने BA। अब मान लीजिए ये दोनों ही जो हमारे वीक एसिड और वीक सॉल्ट हैं, ठीक है, ये हमारे बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे डिसोसिएट होते हैं, मतलब कि टूटते हैं। जो हमारा HA होता है ये हमारा डिसोसिएट होता है H+ एंड A नेगेटिव आयंस में। ठीक है, और जो ये हमारा क्या है वीक एसिड है, और जो हमारा यहाँ पे इसका जो सॉल्ट है वीक सॉल्ट है ये हमारा BA है। तो BA किस में डिसोसिएट होता है, B पॉजिटिव एंड B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में। अब जो हमारे ये A नेगेटिव सेम है, तो ये हमारा क्या करते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट शो करते हैं। बाकी ये तो कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, ये हमारा H पॉजिटिव एंड B पॉजिटिव ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट आप लोग को थोड़ा सा आगे समझाऊंगी, इस थोड़ा सा सब्र रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब चलिए इसको हम समझते हैं। अब मान लीजिए जब यहाँ पे वीक एसिड को हमने डिसोसिएट किया तो ये H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव में टूटा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो ये जो एक तरफ मतलब ये ऊपर आ जाता है और एक तरफ ये नीचे आ जाता है। अब वो कैसे है, तो लॉ ऑफ यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन में निकल के क्या आता है, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, Ka। तो इसमें क्या होता है, जब हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन में तो ये जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट इधर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये H पॉजिटिव होता है, ये H पॉजिटिव एक ऊपर यहाँ पे आ जाता है और ये A नेगेटिव एक यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में इस टाइप से आ जाता है। अब उसके नीचे हमारा ये जो HA दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब कि जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से हमारा बन के आ जाता है कि ये एक तरफ ये ऊपर भी रहेगा और ये नीचे भी रहेगा। तो एक तरफ ये ऊपर आप लोग देख रहे होंगे ये थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे एक साथ है। ठीक है, तो H+ यहाँ पे ये मान लीजिए पूरा का पूरा है हमारा, ये वीक एसिड यहाँ पे पूरा का पूरा है। ठीक है, ये हमारा बिना डिसोसिएट हुआ है और जो डिसोसिएशन है ये हमारा ऊपर आ गया है, मतलब कि डिसोसिएट हुआ है। बस आप लोग
लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ कि H प्लस ये हमारा डिसोसिएशन वाला है, जब ये टूटा हुआ था, ठीक है। तो जो H प्लस एक यहाँ आ गया और A नेगेटिव यहाँ पे आ गया, ठीक है, ब्रैकेट में, और Ka ये हमारा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। और ये जो हमारा क्या है HA, ये हमारा वीक एसिड है, तो ये यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है। तो इतना भी मतलब नहीं है कि बस आप लोग इसको थोड़ा सा रट्टा ही मार सकते हैं, तभी आप लोग को ये याद हो सकती है, ठीक है। बाकी जितना हो सकेगा मैं आप लोग को समझा रही हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम रीअरेंज कर देते हैं। अब रीअरेंज कैसे करते हैं, इसको हम H पॉजिटिव के फॉर्म में रीअरेंज करते हैं। मतलब कि ये जो H पॉजिटिव है यहाँ पे जब रीअरेंज होगा तो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब रीअरेंज में ये हमारा H पॉजिटिव इधर आएगा और H पॉजिटिव की जगह यहाँ पे क्या लग जाएगा। मान लीजिए आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बहुत बार सुना होगा, ठीक है, इस टाइप से आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो Ka होगा ये हमारा इधर आ जाएगा और ये हमारा इधर आ जाता है, ठीक है। और ये हमारा ऊपर चला जाएगा और ये वाला हमारा नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। अब वही आप लोग देख लीजिए, ये हमारा जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, H पॉजिटिव इधर था तो H पॉजिटिव इधर आ गया और Ka इधर चला गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट इधर आ गया। और ये जो Ha नीचे था ना, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा और जो A नेगेटिव है ये हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा HA है ये हमारा एसिड है, और जो हमारा ये A है ये हमारा क्या है, यहाँ पे जो एसिड का है ये इसका सॉल्ट है, ठीक है, ये वीक सॉल्ट है इसका। तो बस आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तब आप लोग को ये अच्छे से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कॉमन एंड इफेक्ट की। उस चीज़ को हम, चलिए उसका टाइम आ ही गया समझने के लिए। तो अब कॉमन एंड इफेक्ट का मतलब, ये जब दोनों एक जैसे तो कॉमन एंड इफेक्ट हो जाता है, तो इसका जो सॉल्ट होता है ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे ओवरलैप कर जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारा A नेगेटिव होता है, ये जो A नेगेटिव होता है, अब हम लोग समझते हैं कि ये हमारा किससे आया हुआ है, मतलब ये हमारे वीक एसिड से आया होता है, बल्कि हमारे वीक एसिड से नहीं आया होता है, ये हमारा क्या होता है, इसका सॉल्ट होता है, वीक एसिड का ये हमारा सॉल्ट होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या कहलाया है, यहाँ पे लिखा हुआ है A नेगेटिव जो होता है ये एसिड के, वीक एसिड के इसका सॉल्ट होता है, और ये HA जो होता है ये इसका एसिड होता है। अब एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा होता है ना, यहाँ पे एसिड की कंसंट्रेशन एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही होती है। चलो इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस आप इतना समझिए, ये यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। ये जो Ka होता है यहाँ पे आ जाएगा, ये आप लोगों को पता ही है, ये हमारा HA जो ये हमारा एसिड रहेगा तो एसिड यहाँ पे आ जाएगा, और जो A नेगेटिव है ये हमारा रहता है सॉल्ट, तो यहाँ पे सॉल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का बन के यहाँ पे तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया, लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किया, फिर उसको रीअरेंज किया, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस लॉग को यहाँ पे दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब दोनों में ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो अब ये जो हमने सेम फंडा यहाँ पे पढ़ा हुआ है ना, ये हमारा सेम ही रहेगा, बस इसमें हम क्या करेंगे, माइनस लॉग लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने माइनस लॉग लगा दिया, H प्लस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू ये हमारा लगा हुआ है, और ये पूरा का पूरा फंडा यहाँ पे हम लिख देंगे, उसको ब्रैकेट में कर देंगे, और यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस लॉग। मतलब कि जब हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड में सेम चीज़ें आती हैं ना, तो यहाँ पे जब इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये H प्लस है, यहाँ पे माइनस लॉग लग जाएगा, और ये पूरा फंडा यहाँ पे सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या लग जाता है, माइनस लॉग लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए हम इसको जब लॉग के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका अलग अलग लॉग लगता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला फंडा आप समझ लीजिए पूरा सेम रहेगा, ठीक है। अब ये वाला सेम रहेगा, उसके बाद ये हमारा लॉग K हो जाएगा, लॉग K ये जो हमारे इधर आ जाएगा, ठीक है, लॉग के साथ आ जाएगा। जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये हमारा लॉग नेगेटिव लॉग के साथ आएगा, उसके बाद नेगेटिव लॉग, फिर आप लोगों को नेगेटिव लॉग लगाना है, उसके बाद एसिड अपॉन सॉल्ट लगाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप लोग समझेंगे तो आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। बस आप लोग स्टेप याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे सेम था, ठीक है, और यहाँ पे माइनस लॉग K जो डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा, और ये माइनस लॉग यहाँ पे एसिड एंड सॉल्ट, ये पूरा का पूरा फंडा सेम रहेगा। अब मेन फंडा आता है pH का। तो जब भी हम pH को यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो pH यहाँ पे आ जाता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग एंड H पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा किसके लिए होता है, pH के लिए होता है। अब आप लोगों को जब रिएक्शन में देखो तो माइनस लॉग एंड H पॉजिटिव ये लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम pH के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आ जाता है। तो अब यहाँ पे जो pK होता है इसकी वैल्यू होती है माइनस लॉग Ka होती है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को पता है कि माइनस लॉग की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, pKa लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये पूरा फंडा यहाँ पे हम पूरा सही से लिख देते हैं। तो pK इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka। जब इसको हम रीअरेंज करते हैं, तो इसकी जगह माइनस लॉग H पॉजिटिव की जगह आ जाता है हमारा pH, और इसकी जगह माइनस लॉग Ka की जगह हमारा आ जाता है pKa, और ये जो पूरा फंडा रहता है ये हमारा यहाँ पे सेम रहता है, माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट।
अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। मान लीजिए इसमें जो लॉग वाला सिस्टम होता है ना, जब इसको हम फ्लिप करते हैं, मतलब ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर करते हैं, तो ये जो नेगेटिव वाला साइन रहता है ये हमारा पॉजिटिव में आ जाता है। तो सेम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेंगे हम PH इज इक्वल टू PKA। अब इसको हमने फ्लिप किया ना, तो ये जो नेगेटिव वाला साइन है ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव लॉग, एंड सॉल्ट हमारे जो नीचे था ये हमारा ऊपर आ जाएगा, और जो एसिड ऊपर था ये हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये जो फ्लिप करने पे हमारा ये आ जाता है PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन हमने जो रीअरेंज की, जो पूरी की इक्वेशन निकल के आई है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं यहाँ पे हैंडरसन-हाजेलबैच इक्वेशन। अब कई बार अगर मतलब शॉर्ट में 2 मार्क्स में अगर इक्वेशन हैंडरसन-हाजेलबैच इक्वेशन पूछी जाती है, तो बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, ये वाली इक्वेशन लर्न करनी है। ये पूरा लर्न करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आप लोग को याद ही होगी। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आप लोग को शांति से लिख के आ जाना है। तो सारा का सारा फंडा यहाँ पे हमारे एसिड से शुरू हुआ था, वीक एसिड से। ठीक है, ये हमारा सॉल्ट वगैरह था, इसको हमने यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद यहाँ पे हमने लॉग लगा दिया दोनों साइड, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जब हमने इसको रीअरेंज किया तो ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन बन के तैयार हो गई। तो अब ये तो हमारी एसिडिक बफर के लिए पूरी इक्वेशन थी। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट में थोड़ा सा बेसिक बफर के लिए भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जो कि हमारी हैंडरसन-हाजेलबैच इक्वेशन है। ये हमारी बेसिक बफर्स के लिए भी होती है। बस आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे एसिड था, क्योंकि एसिड के लिए है तो एसिड के जगह यहाँ पे हम बेस लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड था तो यहाँ पे PKA था। ठीक है, अब ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस है तो यहाँ पे एक की जगह हम B लगा देंगे। अब हमारा यहाँ पे PH था, क्योंकि H पॉजिटिव जो होता है वो हमारे एसिड के लिए होता है। अब यहाँ पे POH है तो OH नेगेटिव हमारा किसके लिए होता है, बेसिक बफर्स के लिए होता है। बस आप लोगों को बेसिक मतलब बस यहाँ पे क्या करना है, बफर्स की मतलब जो हमारा बेसिक है तो बेसिक के उसमें आप लोग को चेंज कर देना है, बस इसका सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, एसिड की जगह सॉल्ट, यहाँ पे A की जगह B और यहाँ पे H की जगह OH लगा देना है। तो आई होप आप लोग को पूरी की पूरी बफर इक्वेशन के बारे में समझ में आ गया होगा, और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। तो आप लोग को ये आनी ही चाहिए, बस आप लोग थोड़ा इसको 3-4 बार लिखेंगे, रिविजन करेंगे, आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, बफर्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। मतलब कि जो बफर्स हैं वो हमारे फार्मास्यूटिकल सिस्टम में क्या काम आते हैं और इनकी प्रिपरेशन क्या है। तो चलिए इसको भी शॉर्ट में यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हमारे काफ़ी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं जो बफर्स, क्योंकि ये हमारे बेसिकली क्या करते हैं, ये किसी भी प्रिपरेशन के pH को मेंटेन रखते हैं। तो मान लीजिए कोई भी सिरप हो, सॉल्यूशन हो, कोई भी हमारा सॉल्यूशन होता है, आईपी होता है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसके पीएच को ये मेंटेन करने के लिए, मतलब कि उसके पीएच को प्रिजर्व करने का काम करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल्स में। ठीक है, तो ये हमारे फार्मास्यूटिकल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड हमारा क्या आता है, टू मेंटेन सॉल्युबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स बाय एडजस्टिंग इट्स पीएच। मतलब कि हमारी कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, अगर उसकी हम सॉल्युबिलिटी को मेंटेन रखते हैं तो उसकी जो पीएच होगा उसको, मतलब सॉल्युबिलिटी को अगर हम इन्हांस कर देते हैं तो उसका जो पीएच होगा वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। बेसिकली पीएच को मेंटेन करने का काम हमारा बफर्स करता है, तो उसकी हम सॉल्युबिलिटी को भी मेंटेन या फिर उसको हम इन्हांस भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा थर्ड आ जाता है, टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। यानी कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कि अगर उसका पीएच अगर चेंज हो जाएगा तो हमारा खराब हो सकता है, तो उसका पीएच रेजिस्ट रहेगा, तभी तो हमारे जो कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है वो अच्छे से चलेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आ जाता है फॉस्फेट बफर एंड बोरेट बफर। अब इसकी प्रिपरेशन की बात कर ले तो पहले ही इसको हम बात कर चुके हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब कि वीक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वीक एसिड और उसका सॉल्ट लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं और उसका सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में CH3COOH प्लस CH3COONA होता है। ठीक है, तो ये एसिडिक एसिड होता है, उसका सॉल्ट होता है, ये बोरिक एसिड होता है और ये बोरैक्स उसका सॉल्ट होता है। तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट फंडा क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में जितने भी टॉपिक्स है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसके जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह हैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी आप लोग प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और आप लोगों को ज़्यादा समझ में भी आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली।